नमस्कार। संयुक्त अरब अमीरात में T20 इंटरनेशनल ट्राइनेशन सीरीज चल रही हैं और माहौल काफी गर्म है। एशिया कप से ठीक पहले, है ना? हाँ बिल्कुल। ये टीमों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक बहुत ही अहम मंच बन गया है। क्रिकेट भी तेज देखने को मिल रहा है, तो आज हम इसी 2025 यूएई T20I ट्राइनेशन सीरीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें मेजबान यूएई है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। हाँ, 3 टीम है और हमारी जो बातचीत होगी वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, मैच हाइलाइट्स हैं, उसी पर आधारित होगी। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस सीरीज के जो मुख्य प्रदर्शन है, टीमों की अभी क्या ले चल रही है और खासकर एशिया कप के लिहाज से उनकी क्या रणनीति हो सकती है, उसे समझें। सही। ये 3 टीमें हैं, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इनके बीच T20 इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, T20I, और ये 29 अगस्त से शुरू हुई है, 7 सितंबर तक चलेगी। राउंड रॉबिन है, मतलब हर टीम हर दूसरी टीम से खेलेगी। अच्छा, और फिर टॉप तो टीमें फाइनल में बिल्कुल, और सारे मैच एक ही जगह हो रहे हैं, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। शारजा वो तो ऐतिहासिक मैदान है। और ये सीरीज इतनी जरूरी क्यों है, इस पर भी सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट नहीं है, ये 2023 एशिया कप के लिए एक इम्तिहान जैसा है। हाँ, सही कहा। और T20 फॉर्मेट की अपनी चुनौतियां होती हैं। बल्लेबाजों पर प्रेशर होता है कि तेजी से रन बनाओ, गेंदबाजों पर कि जल्दी विकेट लो, और शारजा की पिचें भी कभी कभी थोड़ी धीमी हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। तो उन कंडीशंस में एडजस्ट करना ये टीमों के लिए बहुत जरूरी होगा। कप्तानों की बात करें तो यूएई के मोहम्मद वसीम हैं, अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तो फिर एक्शन पे आते हैं। सीधा पहला मैच 29 अगस्त को हुआ था, पाकिस्तान और अफगानी, और उन्होंने 20 ओवर में 132 रन्स बनाए, 7 विकेट खोकर 122 ठीक ठाक स्कोर। इसमें किसी का खास प्रदर्शन रहा? हाँ, कप्तान सलमान अली आगा, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी वाली पारी खेली, मुश्किल वक्त में आए और सिर्फ 36 गेंद पर 33 रन बनाए, नॉट आउट। अरे वाह, मतलब कप्तानी पारी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जब टीम को जरूरत थी एक अच्छे स्कोर की, तब उन्होंने संभाला और टीम को 180 के पार पहुंचाया। यह दिखाता है कि वो प्रेशर झेल सकते हैं। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए यह अच्छा साइन है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जवाब में अफगानिस्तान का क्या रहा? 183 का टारगेट था। चेज में अफगानिस्तान की टीम थोड़ी लड़खड़ा गई शुरुआत में, और आखिरकार 19 ओवर में ये अंडर 43 पर ऑल आउट हो गई। ओ मतलब पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। हाँ, हालांकि कप्तान राशिद खान ने कोशिश की थी, नीचे आकर 16 गेंद में 29 रन तेजी से बनाए, उम्मीद जगाई थी, लेकिन वो काफी नहीं था। नहीं, वो काफी नहीं था। और पाकिस्तान की जीत में बड़ा हाथ रहा हारिस रऊफ का। अपनी तेज गेंदबाजी से उन्होंने 4 विकेट लिए, सिर्फ 31 रन देकर। 4 विकेट। हारिस रऊफ तो कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं। हाँ, उनकी गेंदबाजी ने मैच का रुख ही बदल दिया। खासकर मिडल और लोअर ऑर्डर को उन्होंने टिकने नहीं दिया। उनकी ये विकेट लेने की क्षमता पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन अफगानिस्तान के लिहाज से देखें तो राशिद खान ने तो रन बनाए, पर ऊपर के बल्लेबाजों का नर चलना चिंता की बात होगी। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ गेंदबाजी पर डिपेंड नहीं रहना होगा, बैटिंग में और कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। सही कहा। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 39 रन से जीत किया और सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच बने। हाँ, इस जीत के बाद पाकिस्तान का अगला मैच हुआ मेजबान यूएई से, और सुनने में आया है कि वो मैच तो और भी रोमांचक था। हाँ, पाकिस्तान की पहली जीत के बाद उम्मीदें तो थीं ही। दूसरा मैच 30 अगस्त को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर टॉस जीता और इस बार भी पहले बैटिंग चुनी। शायद अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को फिर से दिखाना चाहते थे, हो सकता है, और उनकी बैटिंग ने निराश नहीं किया। सलामी बल्लेबाज सही मयूब ने तो आते ही जैसा तूफान मचा दिया। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। कितने रन बनाए? सिर्फ 38 गेंदों में 59 रन, और अपना 50 तो सिर्फ 25 गेंदों में पूरा कर लिया था। मतलब गजब की आक्रामकता दिखाई। 25 गेंद में 50, T20 में यही तो चाहिए। बिल्कुल। हालांकि उनके आउट होने पर थोड़ा विवाद भी हुआ, लगा कि शायद गेंद बल्ले से नहीं लगी थी, पर वो आउट दिए गए। अच्छा, पर उन्होंने शुरुआत तो धमाकेदार दे दी। हाँ, पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी रन रेट कम नहीं हुआ। पता है क्यों? कौन आया फिर आए? हसन नवाज। उन्होंने भी कमान संभाली और सिर्फ 26 गेंदों पर 26 रन ठोक दिए, 6 छक्कों की मदद से। 6 छक्के 26 गेंद में, ये तो और भी ताबड़तोड़ था। हाँ, और उनका एक छक्का तो इतना लंबा था कि उसे मॉन्स्टर 6 कहा जा रहा था। शायद स्टेडियम की छत पर या बाहर ही चली गई थी गेंद।
अरे बाप रे! तो इन दोनों की पारियों से स्कोर कहां तक पहुंचा? इन दोनों की बदौलत पाकिस्तान ने 20 ओवर में 207 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 2-7? ये तो बहुत बड़ा स्कोर है टी20 में। हाँ, बहुत बड़ा। और यह दिखाता है कि पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में ही नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी जबरदस्त पावर हिटिंग है। आप देखो, आखिरी 10 ओवर में 114 रन बनाए उन्होंने। यह उनकी फिनिशिंग काबिलियत दिखाता है। कमाल है। लेकिन यहां एक और बात है जिस पे गौर करना चाहिए। 207 रन बनाने के बाद भी टीम ऑल आउट हो गई और आखिरी ओवरों में कुछ रन आउट भी हुए, जैसे फहीम अशरफ का। हां, ऑल आउट हो गए 207 पर। ये तो अजी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या ये दिखाता है कि बड़े स्कोर के चक्कर में या तेजी से रन बनाने की कोशिश में वो तालमेल में गड़बड़ी कर सकते हैं? हो सकता है ये छोटी छोटी गलतियां एशिया कप में भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, बड़े मैच में बड़ी टीमों के खिलाफ यह मायने रखता है। वैसे यूएई की बॉलिंग में सगीर खान ने कोशिश जरूर की। उन्होंने 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए उन्होंने, जिसमें कप्तान सलमान अली आगा का विकेट भी था शायद। हाँ, सलमान का अहम विकेट भी उन्होंने ही लिया। उनका प्रयास अच्छा था, खासकर जब बैट्समैन इस तरह मार रहे हों। सही है। अब बारी थी यूएई की बल्लेबाजी की। टारगेट था 208 रन। मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल। पर यूएई ने शुरुआत कैसे की? शुरुआत अच्छी की थी। कप्तान मोहम्मद वसीम ने आते ही इरादे जाहिर कर दिए। सिर्फ 18 गेंदों पर 33 रन बना दिए। अरे वाह! फिर तो मैच में जान आ गई होगी। हाँ, वो अच्छी ले में दिख रहे थे, लेकिन फिर अनलकी रहे, रन आउट हो गए। और ये यूएई के लिए एक बड़ा झटका था। ओ सेठ! बल्लेबाज का रन आउट होना तो हमेशा भारी पड़ता है। वो शायद मैच का एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था। ले बिगड़ जाती है टीम की। लेकिन यहीं पर मैच ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। शायद आसिफ खान आए थे ना, और आसिफ खान ने जो किया वो तो कमाली था। वो क्रीज पर आए और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब देखते रह गए। क्या किया उन्होंने? सिर्फ 35 गेंदों में 77 रन, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 35 गेंद में 77, ये तो सईम अयूब और हसन नवाज से भी तेज था बिल्कुल। और उनके कुछ छक्के तो सीधे स्टैंड्स की छत पर जाकर लगे। ये निडर और बेखौफ बल्लेबाजी थी। अविश्वास नहीं है, आसिफ खान ने तो अकेले ही मैच बना दिया था। हाँ, उन्होंने अकेले दम पर मैच को जिंदा रखा हुआ था और ये दिखाया कि यूएई टीम में ऐसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, ऐसी प्रतिभा है जो किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती है। सही बात है, जिस तरह वो बड़े शॉट खेल रहे थे, पाकिस्तानी कैंप में जरूर थोड़ी देर के लिए टेंशन बढ़ गई होगी। अब सवाल यह है कि क्या उनकी ये पारी पाकिस्तानी गेंदबाजों की किसी कमजोरी को दिखाती है या ये सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत थी? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हो सकता है। लेकिन दुखी बात यह हुई कि आसिफ खान को दूसरे एंड से शायद उतना सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, ये हुआ, राहुल चोपड़ा 11 रन बना पाए। फिर वी अरविंद, आयान, अफजल खान, ये सब जल्दी आउट हो गए। विकेट गिरते रहे रेगुलर इंटरवल पर। और यहीं यूएई की टीम पीछे रह गई। बिल्कुल, आसिफ खान की वो जबरदस्त पारी बेकार चली गई एक तरह से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से वो जरूरी पार्टनरशिप नहीं बन पाई। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने वापसी कर ली। फिर हाँ, इसका क्रेडिट पाकिस्तानी गेंदबाजों को भी देना होगा। हसन अली थोड़े महंगे जरूर रहे। 4 ओवर में 47 रन दिए, लेकिन उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। अच्छा, और मोहम्मद नवाज, उन्होंने बहुत कसीवी गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने रन रेट पर ब्रेक लगा दिया। तो यह दिखाता है कि यूएई के बैटिंग डेप्थ, मतलब बल्लेबाजी में गहराई, अभी भी एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, वसीम और आसिफ जैसे प्लेयर्स के अलावा उन्हें मैच जीतने के लिए और बल्लेबाजों से भी योगदान चाहिए होगा। सहे तो अंत में यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पे 176 रन ही बना सकी। हाँ, और पाकिस्तान ने यह मैच 31 रन से जीत लिया। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? आसिफ खान नहीं, सही म्यूब को मिला उनकी विस्फोटक शुरुआत के लिए। अच्छा, तो 2 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है? स्थिति एकदम साफ लग रही है। हाँ, बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स लेकर टॉप पर है और उनका नेट रन रेट भी देखो, +1.750 है। +1.750, ये तो काफी मजबूत एनएनआर है। ये एनएनआर क्या दिखाता है? असल में देखो, नेट रन रेट ये बताता है कि एक टीम ने अपने रन प्रति ओवर कितने तेज बनाए हैं और अपने खिलाफ रन प्रति ओवर कितने धीरे दिए हैं। पॉजिटिव एनएनआर का मतलब है कि या तो आपने बहुत तेजी से रन बनाए या बहुत किफायती गेंदबाजी की, या दो। अच्छा, मतलब ये जीत के बड़े मार्जिन को दिखाता है।
हाँ, पाकिस्तान का प्लस 1.750 एनएनआर यही बता रहा है कि उन्होंने दोनों मैच काफी आराम से जीते हैं समझ के। और दूसरी तरफ यूएई और अफगानिस्तान दोनों टीमों को अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है। दोनों के 0 पॉइंट्स हैं। यूएई का एनएनआर है -1.550 और अफगानिस्तान का -1.950। ओ, तो मतलब वो दोनों मैच हारे हैं और बड़े अंतर से हारे हैं। हाँ, तो इन आंकड़ों से तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान इस समय सबसे मजबूत टीम है और उनका फाइनल में पहुंचना लगभग पक्का है। तो असली लड़ाई अब दूसरे फाइनलिस्ट के लिए होगी बिल्कुल। अब जो यूएई और अफगानिस्तान के बीच मैच होगा ना, वो तय करेगा कि फाइनल में पाकिस्तान से कौन खेलेगा। वो मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला होगा। वो तो बहुत रोमांचक होगा। हाँ, ये उनके लिए सिर्फ फाइनल में जगह बनाने का मौका नहीं है, बल्कि एशिया कप से पहले प्रेशर में परफॉर्म करने और अपनी कमियों को दूर करने का भी एक अच्छा अवसर है। तो अगर हम इस सीरीज से अब तक की लर्निंग्स को समेटे तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रहे हैं। देखो, हमने पाकिस्तान की जबरदस्त बैटिंग देखी है। अयूब नवाज, सलमान अली आगा, सब ने रन बनाए हैं। गहराई दिख रही है। हाँ, और उनके पास हारिस रऊफ, हसन अली जैसे विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं बिल्कुल। लेकिन साथ ही हमने आसिफ खान जैसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी देखी है। जिसने मुख्य बातें यही हैं, पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ और विकेट टेकिंग बॉलर्स। लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे वो रनआउट्स या शायद फील्डिंग में सुधार की गुंजाइश। हाँ, वो ऑल आउट वाली बात भी हाँ। और दूसरी ओर यूएई और अफगानिस्तान को सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं रहना होगा। उन्हें एक टीम की तरह लगातार अच्छा खेलना होगा। आसिफ की पारी शानदार थी, पर मैच जीतने के लिए पूरी टीम का चलना जरूरी है। खासकर अफगानिस्तान को अपनी बैटिंग पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपनी बैटिंग को और मजबूत करना होगा ताकि वो अपने दमदार बॉलिंग अटैक का साथ दे सकें। ये सब एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से बहुत जरूरी सबक हैं। ये सीरीज तो निश्चित रूप से आगे और मजेदार होने वाली है, खासकर जब यूएई और अफगानिस्तान भिड़ेंगे। और यहां एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, हमने पाकिस्तान का दबदबा तो देखा है, लेकिन ये मैच हो रहे हैं शारजा में। हाँ, जिसकी पीछे कभी कभी ट्रिकी हो जाती हैं, बिल्कुल धीमी और कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, पिचें और इस्तेमाल होंगी, तो क्या वो और धीमी होंगी? और अगर ऐसा होता है, तो क्या हम कोई उलट पलट देख सकते हैं? मतलब, सोचो, अगर अफगानिस्तान के स्पिनर जैसे राशिद खान या मुजीब इन धीमी पिचों का फायदा उठा लें, या यूएई के आसिफ खान जैसे पावर हिटर फिर किसी दिन चलिया है। हाँ, ये तो हो सकता है। क्या धीमी होती पिच पाकिस्तान की जो विस्फोटक बैटिंग स्टाइल है उस पर ब्रेक लगा सकती है? पाकिस्तान अभी मजबूत दिख रहा है, लेकिन शारजा में खेल कभी भी पलट सकता है। इस पर नजर रखनी होगी।